हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, मतलब खेती के अलावा और क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 का, और चैप्टर 1 का नाम आपको पता है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी के अंतर्गत हम उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाएं और उत्पादन के विभिन्न कारकों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अभी कृषि को खत्म किया है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो गैर कृषि क्रियाएं हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गैर कृषि का मतलब होता है जो कृषि से संबंधित ना हो, है ना। गैर कृषि का मतलब क्या हो गया? जिसका संबंध कृषि से ना हो। मतलब क्या कह देंगे इसको? कृषि के अलावा। कृषि के अलावा कोई अन्य। समझ में आई बात? मतलब खेती आप नहीं कर रहे हैं तो उनके अलावा आपने मान लीजिए किराने की दुकान खोल ली, आपने चक्की लगा ली, आपने कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया, वो सब क्या हो जाएंगी? गैर कृषि चीजें हो जाएंगी। तो ऐसी गैर कृषि एक्टिविटीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या होंगी आपकी गैर कृषि क्रियाएं? तो पालमपुर में आपने देखा था कि खेती जो है वहां का प्रमुख उत्पादन क्रिया थी, है ना। लोग खेती ही करते थे। 70-75% लोग आपने देखे थे खेती से जुड़े हुए थे, या तो किसान थे या कृषक मजदूर थे, लेकिन वो करते काम खेती का ही थे। बाकी के बचे 25% लोग ही, है ना। मतलब गांव के अंदर अगर हम 100% लोग मानते हैं, पूरे होते ही 100%, मतलब 450 परिवार थे पालमपुर में, तो इसमें से 75% तो खेती कर रहे हैं और 25% ही क्या करते हैं आपका 25% या क्या करते हैं लोग कृषि के अतिरिक्त दूसरे और काम करते हैं। भाई खेती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ और भी करें, दुकान खोल ली, खरीद कर ली, कुछ भी कर लिया, कुछ और काम कर लेते हैं, तो उनकी संख्या 25% है। क्या क्या काम करते होंगे? तो सब पहला काम समझ में आता है, इसको आप कहते हैं डेयरी या डेयरी से संबंधित अन्य प्रचलित क्रियाएं। डेयरी क्या कहलाती है? डेयरी को सामान्य तौर पर आप कहते हैं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम डेयरी पालने का, देखो पशुपालन एक अलग चीज हो जाएगी, है ना। आप समझना, यहां पर हम यहां पर बात करने वाले हैं किसके बारे में? डेयरी के बारे में, है ना। डेयरी में भी आपको जानवर की आवश्यकता होती है और पशुपालन में भी आपको जानवर की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? बताओ। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो यहां पर जो जानवर है ये कैसा होना चाहिए? दूध देने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूध देने वाला होना चाहिए। मतलब कि हम क्या बात करें? हम बात कर रहे हैं कि डेयरी क्या है? दुग्ध व्यवसाय है एक तरीके का। क्या कह सकते हैं? दुग्ध व्यवसाय है एक तरीके का, कह सकते कि नहीं? तो इसमें दूध का उत्पादन करने वाले या दूध देने वाले जानवर ही पालेंगे। पशुपालन में जानवर होंगे तो आपका पशुपालन का उद्देश्य डेयरी भी हो सकता है, इसके अलावा आपका मांस भी हो सकता है। तो आप इन सब उद्देश्यों से, कोई बकरी पालता है, कोई भेड़ पालता है, कोई सुअर पालता है, और जो डेयरी का काम करना चाहते हैं वो क्या करते हैं? गाय, भैंस, ये सब पालते हैं। तो पशुपालन के कई सारे और उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन डेयरी का उद्देश्य केवल क्या है? दुग्ध उत्पादन करना ही डेयरी का उद्देश्य होता है। तो डेयरी क्यों की गई? डेयरी क्यों करते हैं लोग? क्योंकि दूध के उत्पादन के लिए करते हैं। दूध का उत्पादन होगा तो दूध को बेच पाएंगे, और दूध को जो पास में एक गांव है रायगंज, पास में एक कस्बा है रायगंज, है ना, तो वहां पर बेचते हैं। और इससे क्या होगी? दूध बेचने से इनको क्या होती है? इससे अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी, है ना। आमदनी हो जाएगी मतलब पैसा ज्यादा मिल जाएगा। अब बात आती है कि रायगंज के लोग कौन सा जानवर पसंद करते होंगे दूध के लिए? तो भारत में अधिकांशतः जो दूध का काम करना चाहते हैं, अगर आप आज से 10 साल 12 साल पुरानी बात करेंगे, तो लोग भैंस को ही पसंद करते हैं, है ना। भैंस ही उनके लिए दूध का एक कारण, मतलब भैंस का दूध गाढ़ा भी होता है और क्वालिटी भी दूध की ज्यादा होती है, तो भैंस का उपयोग करते हैं। तो मतलब क्या हो गया? डेयरी के लिए ये लोग क्या करेंगे? भैंस पालेंगे। अब भैंस के लिए आपको अलग अलग, चूंकि भैंस पाल लेने से क्या होगा? खाना भी देना पड़ेगा, तो उसके भोजन के लिए घास की व्यवस्था करना, ज्वार बाजरा मतलब की जो चरी होती है वो लगाना,
और बरसात के मौसम में कुछ अलग और दूसरी व्यवस्थाएं करना, ये सारी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती हैं ताकि क्या हो पाए। ये ज्वार बाजरा चरी जो है वो खास तौर से बरसात के मौसम में हो जाती है, घास अलग अलग मौसम में खा लेते हैं। तो अगर इनको भोजन नहीं मिलेगा, डेयरी में जानवरों को भोजन नहीं मिलेगा, तो वो दूध का उत्पादन कैसे करेंगे, और दूध का उत्पादन नहीं होगा तो आप दूध बेचेंगे कैसे, जब बेचेंगे नहीं तो फिर आपकी आय अतिरिक्त कैसे होगी, आय भी आपकी क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपका जानवर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छा दूध देता रहे, तो आपके यहाँ दूध का उत्पादन होता रहेगा और आप अतिरिक्त आय करते रहेंगे। अब कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई मान लीजिए गांव में हर कोई व्यक्ति दूध के लिए नहीं, मान लीजिए कि हम आप ही किसान है, हमने 2 भैंस रखी है, तो उसमें घर में भी काम में चल जाता है, रोज का 1-8 किलो बच रहा है, तो कैसे बेचेंगे वो 1-8 किलो। मान लीजिए कि हमने 2-5 भैंस रखी है, तो हमारे पास 30-40 किलो 50 किलो दूध हो गया, तो एक आदमी दूध का डब्बा लेगा और जाकर आसपास के गांव में या शहर में बेच देगा। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो मान लीजिए कि दिन भर में आधा लीटर बचा, 1 लीटर बचा, तो हम 1 लीटर के लिए 20 किलोमीटर दूर तो थोड़ी जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि जो दूध का काम करने वाले लोग होते हैं, डेयरी से जुड़े जो लोग होते हैं, वो अन्य किसानों का दूध भी इकट्ठा करने लगते हैं, मतलब दूध का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। संग्रहण करके इस दूध को शीतलन केंद्र में रख देते हैं। शीतलन केंद्र में क्यों रखते हैं, ऐसे आप देख रहे हैं ऐसा इकट्ठा हो रहा है, फिर इसको शीतलन केंद्र मतलब ठंडी जगह में रख दें, ठंडी जगह में रख देंगे। ठंडी के पीछे कारण क्या होगा, ताकि आप दूर दूर के इलाकों में, दूर दूर के शहरों में इनको बेच पाए, तो ये कारण इनका होगा। इस कारण से ये ठंडे क्षेत्रों में या ठंडी दूध को ठंडा करेंगे ताकि अलग अलग शहरों में बेच पाए, अलग अलग जगह भेज पाए, तो इस कारण से दूध को ठंडा करना पड़ता है। उस ठंडे करने वाली जगह को क्या कहते हैं, शीतलन केंद्र कहते हैं। आपने सुना होगा है ना, आप कई बार सुनते होंगे वेयर हाउस, सुना होगा आपने ना, वेयर हाउस अलग अलग प्रकार के, तो आपने कोल्ड स्टोरेज सुने होंगे। कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या है, वहीं पर ये कोल्ड स्टोरेज क्या है, शीतलन केंद्र होते हैं, यहीं पर ये दूध को हम इकट्ठा करते हैं, फिर वो ठंडा हो जाता है दूध, फिर उसको हम अलग अलग शहरों में बहुत आसानी से बेच देते हैं, बहुत आसानी से उसको ले जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर। क्लियर है बात यहां तक की, चले आगे। अब ये तो हमने डेयरी वाली बात देखी पालमपुर के अंदर, हम दूसरी बात देखेंगे। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण हम लेते हैं, मतलब यहां पर विनिर्माण की बात की जा रही है। तो अब विनिर्माण क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, क्या कहलाता है विनिर्माण, क्या कहलाएगा विनिर्माण, पढ़ा होगा ना आपने विनिर्माण के बारे में। विनिर्माण को कहते हैं अंग्रेजी में मैन्युफैक्चरिंग। मतलब क्या होगा विनिर्माण में कि कच्चा माल जो है उसको क्या करेंगे, कोई मशीन में यहां पर उस पर कुछ क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद वो माल जब निकल कर आएगा तो उसको कहेंगे तैयार माल। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, इस पूरी प्रक्रिया में जो कच्चा माल है, मान लीजिए यहां पर कच्चा माल हमने कपास मान लिया और सूत मान लिया, है ना, सूत भी कच्चा माल हो सकता है। कपास माना क्रिया हुई तैयार माल सूत तैयार हुआ, और अगर सूत हमारा कच्चा माल है, क्रिया हुई तो हमारा कपड़ा तैयार हुआ। अब आप बताइए कपास सस्ता है या सूत, सूत सस्ता है या कपड़ा। तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि सर सूत भी महंगा है कपास की तुलना में और कपड़ा महंगा है सूत की तुलना में। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर आप विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है। जैसे आप यहां पर मान लीजिए आपने आटा लिया या गेहूं लिया और उसी गेहूं की आपने कुकीज लिए, ये क्रिया हुई ना, तो गेहूं तो आ जाएगा 20-30 रुपए किलो, कुकीज मिलते हैं 30 रुपए किलो, लेकर बता दो आप 30 रुपए किलो, क्या होगा, तो दाम बढ़ रहे हैं ना। तो विनिर्माण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम चीजों को अंतिम उत्पाद के लिए तैयार करते हैं या उसे कच्चे माल का उपयोग करके उसे एक नया रूप देते हैं, नई चीज बनाते हैं जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है और फिर हमें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। तो हम गांव के अंदर बात करने वाले हैं लघु स्तरीय मतलब छोटे स्तर पर कौन सा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे। उदाहरण के तौर पर पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में क्या है, विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों से करते हैं, उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों में या खेती में कर लेते हैं। श्रमिक को कभी कभार हम किराए पर भी बुलाते हैं, है ना, श्रमिक को कभी कभार किराए पर भी लेते हैं, तो ये चलता। अब आप बात करेंगे कि भाई गांव के अंदर जो विनिर्माण हो रहा है ना, किस प्रकार का विनिर्माण करते होंगे आप हमको ये बताइए। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं किस प्रकार का विनिर्माण करते होंगे। सबसे पहली चीज मैं ले लेता हूं झाड़ू बनाने का काम। ये इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके
दूसरी बात मैं ले लेता हूं यहां पर, झाड़ू बनाने के बाद रस्सी बनाने का काम। तीसरी चीज लेता हूं, गांव में बहुत सारे लोग बीड़ी बनाते हैं। चौथी मैं चीज लेता हूं दोना पत्तल बनाना, जिसको आप डिस्पोजल कहते हैं। ऐसे कुछ मैंने उदाहरण लिए और बहुत सारे लिए, जैसे बांस के बर्तन बनाना। अब एक एक करके देखते हैं विनिर्माण का मतलब क्या है। या यहां पर हम बात करें मिट्टी के बर्तन बनाना, झाड़ू गांव के अंदर कैसे बनाते हैं, तो खजूर का पेड़ से कुछ काट लाते हैं, खजूर के पेड़ से कुछ चीज काट लाते हैं। अब खजूर के पत्ते लाए तो कुछ इस प्रकार का होता है खजूर का पत्ता, अगर आपने देखा हो ऐसा, अगर ये डंडी हो गई इसमें, ये मोटी डंडी होती है और फिर ऐसा लंबा लंबा रहता है खजूर का पत्ता। आपने देखा होगा गांव में जो रहे होंगे, इससे क्या करते हैं कि जो देहाती झाड़ू होती है या जो खजूर वाली झाड़ू होती है उसको तैयार करते हैं। तो आप बताओ, खजूर वाली झाड़ू बनाने में बाहर से कोई मजदूर नहीं, काट लाए, घर के मेंबर जुट गए, इन्हें तैयार कर दी। रस्सी बनाने के लिए किसका उपयोग करते, तो रस्सी आप देखें कांस या ऐसी कुछ चीजें लाते हैं, और इस तरीके का आपने एक यंत्र देखा होगा, ऐसा आपने एक चीज देखी होगी। और फिर इसमें क्या करते हैं कि रस्सी घुमाते जाते हैं, मतलब यहां पर फंसा दी रस्सी और घुमाते जाते हैं, फिर वो रस्सी ऐसे लपेटती चली जाती है, इसमें आपने देखा होगा। तो रस्सी बनाने का काम ऐसे करते हैं। बीड़ी आप समझते हैं कि बीड़ी कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके की होती है बीड़ी। तो बीड़ी बना देते हैं बैठे हुए। दोना पत्तल आप समझते हैं, बहुत अच्छी चीज है, पत्तों से दोना तैयार कर देना, खाने की जो प्लेट होती है डिस्पोजल प्लेट और जो कटोरी होती है वो बनाना, बांस के बर्तन, टोकरी वगैरह आपने देखी होगी। सबसे अच्छी चीज है मिट्टी। अभी दिवाली आएगी तो आप दीपक देखेंगे, दीपक जब बनता है तो दीपक बनने के पहले उस मिट्टी की कीमत क्या है, आप जमीन से उठा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस मिट्टी पर कुम्हार ने अपनी कलाकारी करी, उसको आग में पकाने के बाद दीपक की कीमत हो जाती है। तो क्या वो कुम्हार बाहर से कोई लोग को लगाता है? हाँ, सीजन टाइम पर एक आध मजदूर लगाता होगा मिट्टी विट्टी के लिए, इसके अलावा वो घर के लोग ही सारे काम कर लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लघु स्तरीय, क्या कहा जाता है, लघु स्तरीय, है ना, लघु स्तरीय विनिर्माण कहा जाता है। क्लियर बात ये? तो ये वाली बात समझ में आ गई क्या है, कैसा होता है। अब बात करें कि भाई हमने देख लिया, डेयरी देख ली, विनिर्माण देख लिया, अब दुकानदार कैसे हैं। तो दुकानदार अगर आप देख रहे हो तो ये आपने दुकान देखी होगी, तो इस तरीके की दुकान है। जैसे पालमपुर में ज्यादातर लोग व्यापार नहीं करते, व्यापार मतलब वस्तुएं खरीदते बेचते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, खेती करते हैं या फिर अपना कुछ बना रहे हैं। 20-25% लोग व्यापार नहीं करते हैं। तो आपने देखी हो कि एक ऐसी किराने की दुकान है, जिसे आप तारक मेहता देखते होंगे कभी, तो उसमें देखा होगा अब्दुल भाई, है ना, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं, ऐसा नाम सुना होगा आपने ना। तो वो क्या है, सबका कुछ भी मांगो अब्दुल भाई के पास सब है। तो ऐसी ही दुकानें बनाते हैं, ऐसी दुकानें क्या है जहां पर सब कुछ अवेलेबल हो जाए। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और गांव में बेचते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर पर स्टैंड के निकट है ना, जिनके घर स्टैंड के पास है, उन्होंने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोल ली है, खाने पीने की चीजें, जो सामान्य तौर पर आप स्टैंड पर देखते हैं, खाने पीने की चीजें लगा देते हैं। अब आप देखो, ये अपना अब्दुल ऑल इन वन जनरल स्टोर। तो अब गांव के अंदर आपको छोटे छोटे जनरल स्टोर भी मिल जाएंगे, और जनरल स्टोर पर लगभग सब चीज मिलेगी। आपका सर दर्द दे रहा है तो गोली दे देंगे, आपका पैंट फट गया तो धागा दे देंगे, आपको खेलना है तो बॉल दे देंगे, है ना, आपको आइसक्रीम खानी तो वो भी दे देंगे, आपको कोई कुछ और चीज चाहिए तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप देखें, चावल, गेहूं, चाय, तेल, कॉफी, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपी, पेन, पेंसिल, कपड़े, है ना, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसलिए इनको ऑल इन वन कहा जाता है, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो गांव में अधिकांश चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति इनके द्वारा करवाई जाती है, इस कारण से ये भी वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक चौथी चीज आती है, चौथी बात आती है, जो चौथी चीज भी क्या है आपकी, गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत आती है, जिसको आप परिवहन कहते हैं।
परिवहन की अगर हम बात करें तो एक तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र या सेक्टर है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं ना। पालमपुर और रायगंज के बीच में सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, अलग अलग टाइप के, से ट्रक हो गए, बैलगाड़ी हो गई, घोड़ा गाड़ी हो गई, ट्रैक्टर हो गया, जुगाड़ हो गई, जो कुछ भी है सब कुछ चलाते हैं। परिवहन सेवाओं में आप देखें जैसे रिक्शा वाला शामिल है, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ी, ये सब कुछ चलते हैं। सब कुछ यातायात के साधन है और ये क्या करते हैं, जितना अच्छा यातायात होगा उतनी अच्छी कनेक्टिविटी हमारी शहर की एक शहर से दूसरे शहर के साथ होगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमको देखने को मिली। वे लोगों और वस्तुओं, जो भी हमने ये परिवहन की सेवाएं देखी हैं, तो परिवहन की सेवाएं देने वाले लोग लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, कार के माध्यम से जा सकते हैं, ऊंट पर बैठ कर जा सकते हैं, रेलगाड़ी में जा सकते हैं, हम ये एक गाड़ी चलती है इस तरीके से जा सकते हैं। ऐसे तो अलग अलग सब साधन है, इन सब का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद जाने में और सामान को भेजने में भी कर सकते हैं। कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे आप देखते होंगे अभी आजकल आपकी कैब आ जाती है, ऑनलाइन बुक करते तो कैब ड्राइवर्स हो गए, ऑटो ड्राइवर्स हो गए, है ना, उनसे जुड़े लोग। बस चलती है तो बस में एक ड्राइवर हो गया और एक कंडक्टर हो गया। तो इन सब की संख्याएं धीरे धीरे क्या हो गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं। तो ये सारी हमने क्या देखी, नॉन फार्म एक्टिविटीज देखी हैं, गैर कृषि क्रियाएं देखी हैं जो पालमपुर के गांव के अंदर होती हैं, लगभग 25% के आसपास हमने देखी। अब 2-3 लोगों की कहानियां आपके चैप्टर के अंदर दी गई हैं, इसी टॉपिक के अंदर दी गई हैं, तो हम वो कहानियां देखते हैं। पहली बात आती है मिस्री लाल की कहानी, है ना। मिस्री लाल कौन है? मिस्री लाल गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदते हैं। अब आप देखना, ये किसान थे, इनने एक मशीन ले ली, तो ये काम क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य तो नहीं कर रहे लेकिन कृषि से जुड़ा कुछ कर रहा है, कृषि कर लेंगे, गुड़ बनाएंगे, बेचेंगे। तो इनने गन्ना पेरने की मशीन खरीद ली जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में इन्हें लगाया। कुछ देखो, आपने जो जूस पिया होगा वो ऐसी वाली से पिया होगा, और खेत पर जो रस निकालते हैं बड़ी मात्रा में, इससे निकालते हैं। इसको गन्ने का कोलू भी कहते हैं, कई सारे लोग बड़ी मात्रा में लगाते हैं। जूस में तो एक ही डंडा, एक कप तक लगाएंगे, तो बड़ी मात्रा में लगाना है। तो ये फिर आपकी क्या होती है, ये इसको गन्ने का कोलू भी कहते हैं, पैंच भी कहते हैं, अलग अलग नाम मिलते हैं। तो एक मशीन लगा ली जो बिजली से चलती है, खेत में लगा ली। अब पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से होता था। इस पर क्या करेंगे, एक बैल ऐसे घूमेगा, जैसे रेट चलता था ना, उसी तरीके से काम हो रहा था। लेकिन अब लोग मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ जानते हैं, गन्ने का रस निकाला, उसको गर्म कर करके फिर उसको जमाते हैं, गुड़ तैयार होता है। जो मीठापन, हमारे भोजन में किसी भी चीज में मीठापन पैदा करना तो गुड़ का उपयोग करते हैं। गुड़ को फिर साहेबपुर के व्यापारी को बेचा जाता है। इस प्रकार मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है, थोड़ी प्रॉफिट उसको हो जाती है। अब एक और कहानी आती है करीम की। तो मिस्री लाल की देखनी, आपने खेती भी कर रहा है और उसने अपना एक गन्ना पेरने की मशीन लगा ली जिससे उसने गुड़ बनाया, तो व्यापारी भी हो गया वो और कुछ फायदा भी कमाने लगा। करीम की कहानी, करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी साहबपुर शहर के कॉलेज जाने लगे, है ना। कंप्यूटर सेंटर खोला इस तरीके का, और कुछ विद्यार्थी साहबपुर जो शहर है वहां के कॉलेज जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री है, मतलब कुछ लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर की जानकारी में डिग्री रखते हैं। उसने उनसे काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। मतलब एक और व्यक्ति है करीम, उसने थोड़ी सा दिमाग लगाया कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको कंप्यूटर में और ज्यादा पढ़ाया जाए, अपनी एक कोचिंग क्लास खोल दी इस तरीके से, तो उससे भी उसको फायदा होने लगा। एक और कहानी इसको कहेंगे किशोर की कहानी। किशोर क्या है, एक मजदूर है, खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को भी अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया। उसे एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, उसको पता चला कि एक कार्यक्रम चल रहा है तो कर्जा ले लिया, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली है जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है, कई प्रकार के सामानों को ढोता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टियां लेकर आता है। कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर साहेबपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अगर हम किशोर की पुरानी जिंदगी देखें और अभी, थोड़ी सी रिस्क ली, थोड़ी सी मेहनत की, उसने थोड़ा सोचा और मेहनत ज्यादा की, तो अब आप देख पा रहे हैं किशोर की जिंदगी पिछले की तुलना में कितनी अच्छी हो गई है। ये किशोर ये मिट्टी ऐसे ला रहा है तो वो क्या हो गई है भाई, किशोर की जिंदगी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है।
तो यहां पर हमने बात कर ली कि हमारी जो गैर कृषि क्रियाएं थी उनको हमने खत्म कर लिया। अब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अब जाना जाता है अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देख सकते हैं या हमको जोड़ सकते हैं। आप सारे वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लिया जाता। सब कुछ क्या है, बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्यूट फ्री है। आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कुछ खरीदना नहीं है। हमारे बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेस, सीबीएसई से लेकर जेब कैप तक के कोर्सेस हैं। इन किसी भी एक कोर्स में एक भी पैसा आपसे नहीं लेते। आप कौन सा कोर्स देखते हो, तो आप सीबीएसई के अंतर्गत आप हिंदी मीडियम देख रहे हैं, तो आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे जाकर कोई पेमेंट नहीं करना, कोई पैसा नहीं देना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ भी नहीं करना। हमने शिक्षा क्रांति लाई है, जिसमें क्या हो रहा है, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क आपको बेस्ट क्वालिटी के वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। यहां पर आप मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। और ये जो सिलेबस है आपका सभी स्टेट बोर्ड का है। इसमें हमने एनसीईआरटी की बुक्स को भी शामिल किया है, यूपी और बिहार बोर्ड को भी शामिल किया है। अब ये वीडियो आप कैसे देखेंगे, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर देखेंगे। जैसे ही वीडियो देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर कमेंट कर आप डाउट भी पूछें और हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।